नमस्ते। क्या आपको मोशन पास करते वक़्त ब्लीडिंग होता है? या फिर मोशन पास करने के बाद पेन काफ़ी लंबे समय तक रहता है? या कभी ज़्यादा देर बैठने पर भी आपको पेन होता है? या फिर कोई स्वेलिंग सी या गठान जैसी है जो मोशन के वक़्त बाहर आ रही है? अगर इनमें से कोई भी सिम्पटम्स आपको परेशान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको पाइल्स हो। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि पाइल्स माने बवासीर होता क्या है? इसके लक्षण क्या है? और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, जो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों ऑप्शन को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं हूं डॉक्टर कुंदन खरडे। आई एम अ जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन और मैं शर्वरी हॉस्पिटल पुणे में प्रैक्टिस करता हूं। तो ये पाइल्स होता क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड इट। पाइल्स ये ब्लड वेसल्स है जो हम सब में मौजूद है अपने एनल रीजन के यहाँ पे। ब्लड वेसल्स मतलब रक्तवाहिका है, और किसी कारणवश इनमें जब कोई सूजन आ जाती है तो हम इसको पाइल्स कहलाते हैं। लेकिन ये सूजन आती क्यों है? ये स्वेलिंग ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग क्यों आएगी? तो उसका मुख्य कारण है आपको कब्ज़ होना। एंड फिर कब्ज़ के कारण क्या है? देयर आर मल्टीपल रीजंस। कब्ज़ माने कॉन्स्टिपेशन। तो कब्ज़ का सबसे मुख्य कारण रहेगा कि एक तो आपके आहार में पानी की कमतरता होना, या फिर फाइबर्स मतलब कि हरी सब्जियां या फल ये कम रहना आपके डाइट में। नेक्स्ट रीज़न इज़ कि आप एक ही जगह पे ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप बैठे रहे तो भी हो सकता है। फोर्थ रीज़न आई से विल बी टाइमिंग अगर आपका ठीक से नहीं है, खाने पीने का, सोने का, मोशन जाने का, अगर इनमें कुछ गड़बड़ हो गई तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इन सारे चीज़ों के अलावा औरतों में प्रेगनेंसी के वक्त कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर पीरियड्स के वक्त कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तभी भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और ये कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन में क्या होगा, आपको नोइंगली अननोइंगली आप ज़्यादा ज़ोर देने लग जाओगे मोशन पास करते वक्त। ज़्यादा ज़ोर रहेगा, फिर मोशंस हार्ड होगी। ये कॉम्बिनेशन से क्या होगा, अगर कई दिनों तक या महीनों तक अगर आप परसिस्टेंटली ये ज़ोर कायम रहेगा, तो धीरे धीरे ये जो ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिका है, इनमें सूजन आने लग जाएगी। दे विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज़। और एक बार वो साइज़ ज़्यादा बड़ी हो गई और मोशन हार्ड अगर उसको रब होके आ गया, तो ब्लीडिंग विल ऑल्सो स्टार्ट। सो ब्लीडिंग आपका हो गया, स्वेलिंग हो गया, और इन सूजन और ब्लीडिंग की वजह से पेन भी आ सकता है आपको। तो कब्ज़ के अलावा कई और रीजंस है जिसकी वजह से पाइल्स हो सकता है। वो है एक तो जेनेटिक्स, मतलब आपके अगर फैमिली में किसी को है तो आपको पाइल्स होने की संभावना ज़्यादा है। सेकंड, जो लोग ज़्यादा वज़न उठाते हैं, स्पेशली जो जिम में जाते हैं, अगर आप ज़्यादा हेवी स्क्वाट्स करोगे तो हो सकता है आपको पाइल्स हो। एंड थर्ड रीज़न आई से जो हाल ही में कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है, वो है कि टॉयलेट में लंबे समय तक बैठे रहना। मतलब यूजुअली आपका जो मोशन है वो एक पहले 5-10 मिनट में होना ही चाहिए। अगर आप 15-20 मिनट या आधे 1 घंटा अगर बैठ रहे हो तो दिस विल लीड्स टू पाइल। सो संक्षेप में ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, एंड कॉन्स्टिपेशन विल अल्टीमेटली लीड टू पाइल्स। तो पाइल्स की सिवियरिटी जानने के लिए पाइल्स को हमने ग्रेड किया हुआ है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। सो लेट अस लर्न कि ये ग्रेड्स में पाइल्स होता कैसे है एक इसमें। तो ग्रेड 1 में यूजुअली सिम्टम रहेगा सिर्फ ब्लीडिंग का। ब्लीडिंग कई बार पेनलेस भी हो सकता है, मतलब आपको दर्द भी नहीं होगा, लेकिन मोशन पास करते वक्त ब्लीडिंग हो जाएगा। ब्लीडिंग कुड बी अराउंड, मतलब 1 चम्मच इतना भी ब्लीडिंग हो सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा। सेकंड रहेगा कि सूजन थोड़ी सी आएगी लेकिन वो इंटरनली ही रहेगी और साथ में ब्लीडिंग भी हो सकता है। दैट विल बी ग्रेड 2। ग्रेड 3 जो पाइल्स है, उसमें जब आप मोशन पास करते हो तो ये जो सूजन या स्वेलिंग है वो मोशन के साथ बाहर आएगी। पॉसिबिलिटी है कि वो अपने आप अंदर भी ना जाए, आपको उसको पुश करके अंदर ढकेलना पड़ेगा। दैट विल बी ग्रेड 3। और ग्रेड 4 जो है, उसमें जो पाइल्स है वो पूरे के पूरे बाहर आएंगे और वो कभी अंदर जाएंगे ही नहीं, भले ही आप कितनी भी कोशिश कर लो। ये जो ग्रेड 4 पाइल्स है, इसको हम प्रोलैप्स पाइल्स भी बोलेंगे। प्रोलैप्स मतलब कि वो बाहरी अभी आ गया है, हम उसको वापस से अंदर ढकेल नहीं पा रहे। दैट्स वाई वी कॉल इट प्रोलैप्स पाइल्स। तो ये सारे पाइल्स की स्टेजेस है, और या फिर आई से ग्रेड्स है, जिसके ऊपर हमारी ट्रीटमेंट निर्भर करती है। अभी हम बात करते हैं पाइल्स के ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमें। इसके मेन हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक तो मेडिकल या फिर नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट में। जैसे कि मैंने आपको पहले ग्रेड्स के बारे में समझाया, तो ग्रेड 1 एंड 2 ग्रेड्स ऑफ पाइल को हम मेडिकल मैनेजमेंट से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, सबसे पहले तो है कि हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के कारण को कम करना है। तो उसके लिए एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम आपको बोलेंगे, जैसे कि
फाइबर इंटेक आपने बढ़ाना है, वाटर इंटेक बढ़ाना है एंड नॉट सिटिंग फॉर लॉन्गर आवर्स। सेकेंड, फिर आपको जो दवाई है उसमें हम आपको स्टूल सॉफ्टनर या लैक्सेटिव्स ऐड करते हैं ताकि मोशन जो है आपकी बराबर हो, हार्ड ना हो और आपको ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़े। अगर आपको ब्लीडिंग या पेन हो तो हम कुछ आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ देने के लिए भी दवाई देते हैं, जैसे कि कोई लोकल एनेस्थेटिक का जेल होता है या ऑइंटमेंट होता है जिससे आपको पेन कम हो जाएगा। ब्लीडिंग रोकने के लिए कुछ दवाई देते हैं और इसके अलावा कुछ सिम्टम रिलीफ करने के लिए हम आपको सिट्स बाथ भी बोलते हैं, जो कि हम आपको एक टब में थोड़ा सा वार्म वाटर डाल के कुछ एंटीसेप्टिक दवाई जैसे कि बिटाडिन डाल के हम आपको उसमें बैठने के लिए बोलेंगे। ये सारा परहेज करेंगे तो हम जो ग्रेड 2 तक अगर पाइल बढ़ा है तो इसको हम ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। और अगर इन केस ये ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में चला गया तो फिर हमें ये मेडिकल मैनेजमेंट ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए फिर अभी नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो है सर्जिकल ऑप्शन, और सर्जरी में हमारे पास भी कई सारे ऑप्शंस है, स्क्लेरोथेरेपी, बैंड लाइगेशन, लेज़र, MIPH मतलब स्टेपलर सर्जरी या फिर ओपन सर्जरी। अब हम जानेंगे कि ये सारे प्रोसीजर्स होते क्या है इनमें। तो पहला है स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी मतलब एक इंजेक्शन होता है जो स्क्लेरोजेंट होता है, जिसका काम है कि ये जो फूली हुई नसें हैं उनको श्रिंक कर देना। तो बेसिकली अंडर एनेस्थीसिया हम वो एक हाथ से फूला हुआ मांस है तो उसमें हम ये इंजेक्शन दे देते हैं, जिसकी वजह से वो पाइल मांस जो है वो श्रिंक हो जाता है। ये है तो काफ़ी आसान सी प्रोसीजर, लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे कि इसमें रिकरेंस रेट हाई है और इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए आजकल हमने स्क्लेरोथेरेपी काफ़ी कम कर दिया है किसी हद तक। नेक्स्ट प्रोसीजर आई से विल बी अ बैंड लाइगेशन। बैंड लाइगेशन भी अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो एक छोटा सा रबर बैंड होता है रिंग की तरह, जो हम ये पाइल मास के बेस में लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसका ब्लड फ्लो हैम्पर हो जाता है और धीरे धीरे वो भी सिकुड़ जाता है। ये भी इसके साथ भी कुछ रिकरेंस रेट थोड़ा हाई है और आगे इन्फेक्शन के चांस और पेन अगर सही ढंग से नहीं किया तो हो सकता है, इसलिए ये भी थोड़ा आजकल काफ़ी लोग इसको कम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हाल ही में काफ़ी पॉपुलर हुआ है वो है लेज़र सर्जरी आयल से। लेज़र सर्जरी मेरे हिसाब से ग्रेड 3 के लिए ही बेटर है। अगर सिंगल पाइल मास हो तो लेज़र डेफिनेटली हैज़ अ गुड आउटकम, लेकिन अगर ग्रेड 4 पाइल्स है, प्रोलैप्स पाइल्स है, तो उसमें लेज़र उपयोग करना इतना ठीक नहीं है। आई फील ग्रेड 4 पाइल्स के लिए इधर स्टेपलर सर्जरी और ओपन सर्जरी आर बेटर ऑप्शंस। तो ये सारे ऑप्शंस है पाइल्स को ट्रीट करने के लिए, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल। ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करते हैं फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, उनका ग्रेड क्या है और उनका ग्रेड सही में क्या है वो जानने के लिए हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है और उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट उनके लिए परफेक्ट है। ये पाइल्स को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करना चाहिए? पाइल्स प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सही लाइफस्टाइल होना। और सही लाइफस्टाइल मतलब क्या? अगेन आई विल रिपीट कि वाटर इनटेक शुड बी गुड। सेकंड, फाइबर इनटेक, हरी सब्जियां और फल आपके खाने में होनी चाहिए। थर्ड, आपका टाइमिंग खाने पीने का, सोने का, मोशन का, ये सब एक स्केड्यूल फिक्स रूटीन पे होना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी चेंजेस आ गए तो यू विल लैंड अप विद कॉन्स्टिपेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि सिटिंग इन वन प्लेस फॉर लॉन्गर आवर्स, मतलब एक जगह पे ज़्यादा देर तक आपने बैठना नहीं है। अगर आप एक जगह पे 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप बैठ रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाएगा और यू विल एंड अप विद कॉन्स्टिपेशन विच विल कॉज यू पाइल्स। आई होप इस वीडियो से आपको पाइल्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल गई है, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो या तो आप मुझे मेरे क्लिनिक में आके मिल सकते हो या फिर नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उन सबको रिप्लाई करूँ। थैंक यू।